एक बार ना आप लोग दोबारा ये वाला क्वेश्चन प्लीज पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए ये एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर कर लेंगे ये सवाल। लें सर, मैंने एक एक एडजस्टमेंट आपको बड़ी डिटेल में बताई, जब बता रहा था उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था कि ये सवाल करना है, लेकिन अब करने लगे हैं। आप मेरे साथ चलिए, कैलकुलेटर हाथ में पकड़िए, एक्टिवली ज़रा कीजिए। ये समझें कि आप खुद नहीं नोटबुक पे लिख रहे, मैं आपकी जगह पर लिख रहा हूँ, फिगर्स आपने बोलनी, कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक हो गया? नहीं सर, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर मिस्टर बासित कंप्यूटेशन ये अपना वो लिख दिया, टैक्स ईयर लिख दिया, सैलरी लिख दी, वर्किंग नंबर 1। बस मुझे 10 मिनट आज एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह। ले सर, वर्किंग नंबर 1 सैलरी। सर मेरे साथ रहिएगा, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और कराऊंगा। सर जी सैलरी जो है कितनी अमाउंट लिखूं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल को उसने नौकरी छोड़ दी थी, तो सर कितने मंथ बन रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बन रहे हैं ना सर। सर ऊपर लिखा हुआ है, आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2022 में हैं। इसने ये सर आपके पेपर में भी लिखा होगा कि आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2023 में हैं। और सर अब एक सवाल ही लॉजिकल हो जाता है ना, अगर आप कहते हैं कि यार अभी तो आपको जो सवाल है पेपर में, और वो बंदा कहे कि जी 31 मई को उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है शेयर्स की, तो आप कहेंगे यार अजीब बंदा है, आज तो भाई 10 मार्च चल रही है, 31 मई 2023 तो है ही नहीं है। लॉजिकली समझ रहे हो? तो उसने कहा है आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2022 पर है, यानी वो ईयर एंड खत्म हो गया उस पर है। आपके पेपर में भी एग्जैक्टली ये वाली लाइन लिखी होगी या होनी चाहिए। सर समझ आ रही है? ये इस लाइन से उसका ये मकसद है। जी प्लीज बताइएगा जरा। जी 5490,000। सर जी सैलरी आ गई, उसके बाद अगला पॉइंट है अलाउंस। अलाउंस है 60,000 रुपये का, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है कि ये अलाउंस 36,000 रुपये का डोमेस्टिक और बाकी 24,000 रुपये का सारा टैक्सेबल होगा। तो सर अलाउंस लिख दूं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9। जी भाई रिजाइन। सर जी एक बात सुनिएगा, इसने रिजाइन 31 जनवरी 2022 में किया है। इसने रिजाइन 31 जनवरी 2022 में किया है। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 7 महीने बनते हैं। आप ठीक कह रहे थे। असल में मैं यहाँ से उसने देखा है ना, उसने कहा कि 1 अप्रैल 2022 को वो लंदन चला गया यूके में, तो वो लेकिन ये 7 मंथ बनेंगे। ये भाई भी यही कह रहे थे, मैं समझा ये अगस्त की बात कर रहे हैं। नहीं सर बताइएगा जरा, ये 7 से होना है मल्टीप्लाई। 4270,000 और दूसरे नंबर पे 4,20,000 अलाउंस आ गया। उसके बाद है अलाउंस 5% ऑफ बेसिक सैलरी, फिक्स्ड अलाउंस। जी फिक्स्ड अलाउंस कितना है? 5% है। किसका? बेसिक सैलरी का। सर कैलकुलेट करके बताइएगा। 2135। सर जी आगे चलते हैं, अगली जो बात है वो है 1 जुलाई 2021 को कार लीज वाली। लीज्ड कार, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट
टैक्सेबल। उसके बाद आगे आ जाते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के लिए करते हैं वर्किंग नंबर 1.1। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के लिए वर्किंग नंबर 1.1 करते हैं और लेट्स से वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं वर्किंग नंबर 1.1 और वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम वर्किंग नंबर 1.1। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, जी बताइएगा फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड कितना था भाई? सर रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है 31 दिसंबर 2021 को, तो सर 90 थी वैल्यू। कितने शेयर्स थे टोटल? 13,000 शेयर्स थे। सर जी वैल्यू क्या आ गई? 11700000। सर जी मेरे साथ रहिएगा, मुझे थोड़ा सा स्पीड से ये सवाल लेके चलना है। अच्छा ये तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। आगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आपने को पैसे पे किए थे ऑप्शन खरीदने के लिए? नहीं। एक्सरसाइज प्राइस है 30 रुपए का खरीदा है ना शेयर। सर 13,000 मल्टीप्लाई बाय 30, जी बताइएगा 3,90,000। सर ये लेस कर देंगे, अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा जी 780,000। सर ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। लो सर अगर मैं इसको इस लाइन में लिखूंगा तो बेहतर है। लो सर ये बात यहां पर थी और मैंने उसके बाद बेच भी दिए थे सर उन्होंने। सर जी इसको वर्किंग नंबर 2 बना लेता हूं मैं। सर जी डिस्पोजल प्रोसीड क्या है, कितने का बेचा? सर डिस्पोजल प्रोसीड क्या है, कितने का बेचा? 80 का। सर 80 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स थे? 5,000। कितना बन गया? 4 लाख का। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी? नील। एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? सर एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? 30 मल्टीप्लाई बाय 5,000। जी भाई 150,000। और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। सर अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी कितनी थी? सर 7,80,000। तो 13,000 शेयर्स पर टैक्स था ना, इसको डिवाइड करेंगे 13,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। कितना आ रहा है भाई? और सर ये पॉइंट भी किया आपने, और जितने शेयर बेचे हैं उतने की कॉस्ट निकालनी है और उतने का ही टैक्स भी निकालना है। जी कितना बन रहा है? 3 लाख। और सर ये तो गेन की बजाय उल्टा क्या आ गया है? सर ये तो गेन की बजाय उल्टा लॉस आ गया। कितने का? 50,000 का। सर ये कैपिटल लॉस। अच्छा जी मैंने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये भी ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। अब आ जाओ आगे अगली एडजस्टमेंट। 15 फरवरी को इसको पेमेंट्स मिली हैं लीव इन कैशमेंट। लीव इन कैशमेंट कितना है भाई? 3,20,000 इनकम में शामिल कर देंगे। ग्रेचुटी स्कीम सर 2.2 मिलियन। एग्जाम्प्ट कितना है? 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1.9 मिलियन।
सैलरी ऑफ 2000 ऑफ टैक्स ईयर 2021 कितनी है? 7 लाख। ये भी आ जाएगी। सर विद होल्डिंग टैक्स का कुछ नहीं करूंगा, ये टैक्स क्रेडिट है। आगे आ जाइए, वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर गोल्ड फ्रॉम फ्रेंड है, गोल्ड फ्रॉम फ्रेंड कितने का? 2 लाख का। सर ये लिख दिया। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट भी कर दी। फिर 1 फरवरी को इसने म्यूचुअल फंड किया, इसका कुछ भी नहीं करना। 1 अप्रैल को ये यूके चला गया। सर यहां पर एक नोट दे देते हैं। यहां पर नोट आपने पता क्या लिखना है? इफ अ पर्सन लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर and remains abroad during tax year, during that tax year, then the foreign source salary of that period shall be exempt from tax. सर नोट लिख लेंगे? लो सर ये वाला नोट हमने लिखना है, और ये नोट जो है मैंने आपके जिम्मे लगा दिया कि ये नोट जो मैंने बोला है वो आप ड्राफ्ट कर लीजिएगा, चैप्टर 5 में गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, जिसमें वो पैसे कमा रहा है, वर्किंग नंबर 4। चूंकि ये प्रोफेशन से पैसे कमा रहा है तो उसे हम किस में लेके जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर इनकम कितनी है? 1500। एक्सपेंस कितना है? 500। कितना बन गया? 1000। सर एक्सचेंज रेट कितना है? सर कितना है? 250। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हो गई? सर कितनी हो गई? 2,50,000। फॉरेन सोर्स इनकम हो गई 2,50,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई 2,50,000 की, और इस पर टैक्स क्रेडिट भी है। तो भाई टैक्स डिडक्टेड कितना है? टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है। इसकी वर्किंग करवाता हूं मैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। अभी ये वाला काम भी हो गया, अब आगे अब तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। लो सर, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग अभी कर नहीं ना सकता, इसके साथ लिख देता हूं कि ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी करना है इस पर। लो सर, जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, आपने देखा मैंने 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स की, और मैं जब इस पॉइंट पर पहुंचा कि मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, अब 2 ही चीजें रह गई हैं, या वो जो मैंने लिख दी है पेपर पे, या वो जो मैंने मार्क की हुई है। मेरी बात पिक कर रहे हैं? अब पहला स्टेप ये है, मैं अपनी इनकम को क्लोज करूंगा। सर मुझे जल्दी से बता दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है जी? इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है? 8603 जी। प्लीज सारे कंफर्म कर दीजिए ताकि कोई फिगर आउट ना हो जाए। ले सर, सैलरी की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं ना रह गई हमारी। अब आगे चलते हैं। अब आ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरफ जी। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 8603,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया भाई? 2 लाख। लिख दूं सर? इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आ गया? सर ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अब अगर मैं फॉरेन सोर्स इनकम की बात करूं तो एक आएगी फॉरेन सोर्स सैलरी। सर फॉरेन सोर्स सैलरी कितनी होगी? 3200 पाउंड था, मल्टीप्लाई बाय 250 जी, बताइएगा।
सर फॉरेन सोर्स सैलरी 3200 मल्टीप्लाई बाय 250। सर ये आ गई आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी, और दूसरे नंबर पे आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी बताइएगा कितना है? 2,50,000। इसके अलावा कोई इनकम तो नहीं है हमारी? इसके अलावा कोई इनकम तो नहीं है? सर इसको टोटल इनकम कर दीजिए। जी सर 9853,500। सर ये हमारी फिगर आ गई टोटल इनकम की। पहला काम हमने क्या करना है, पहले तो मैंने टोटल इनकम निकाल के सजा के दिखा दी, मेरी रिक्वायरमेंट थी। अगले स्टेप पे मैंने टैक्सेबल इनकम की तरफ जाना है, तो पहला स्टेप ये होगा, मैं सेपरेट ब्लॉक एफटीआर और एग्जेम्प्ट माइनस करूंगा। यस और नो? सर लेस करने लगा हूं एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट कितनी है? सर 8 लाख। बोले कौन सी वाली? सर ये एग्जेम्प्ट फॉरेन सोर्स सैलरी। कोई एफटीआर है? नहीं है। कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है? नहीं है। सर ये लेस की मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 9053,500। एकदम बंद हो गया, अल्लाह खैर ही करे। शुक्र है जी। 9053 वो क्वेश्चन मेरा ख्याल है इसके साथ से हट गया, जो साथ अटैच था। नहीं वो तो साथ ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। सर 9053,500 ये टैक्सेबल इनकम आ गई। सर टैक्सेबल इनकम आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ना कोई डिडक्टेबल अलाउंस था, ना कोई कुछ था। टोटल इनकम में से हमने क्या माइनस किया? एग्जेम्प्ट माइनस की। डिडक्टेबल अलाउंस कुछ था नहीं, टैक्सेबल इनकम आप पर आ गए। टैक्सेबल इनकम आ गई तो फिर नहीं सोचना, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालिए। स्टेप नंबर 1, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इंडिविजुअल सैलरीड नॉन सैलरीड। सर आपने 8603,500 डिवाइडेड बाय 9053,500 करके देखना है। 75% से ज्यादा होगा तो सैलरीड। सैलरीड पर रेट अप्लाई करके बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 1997388। लो सर ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अब टैक्स लायबिलिटी के बाद आ गया टैक्स क्रेडिट। सर आपके पास सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में आपने एक्चुअल कितना पे किया था? सर एक्चुअल कितना पे किया था? सर यहां पर लिख दीजिए ना, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वर्किंग नंबर 5। सर एक्चुअल कितना पे किया था? 225 ऐसा लिखा हुआ मेरा ख्याल है। 225 मल्टीप्लाई बाय 250 जी 56250। और एवरेज रेट कितना लगा है? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? सर टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ तो रही है 199। सर जी मेरे साथ चल रहे हैं? सर प्लीज मेरे साथ रहिए। 1997338 हमारे पास टैक्स लायबिलिटी है। 1997338। लो सर ए ओवर बी, बी कितना था? बी बताइएगा। 9053,500। 9053,500। सर ए ओवर बी इंटू सी करें आप जरा। सी क्या है? वो अमाउंट सर जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। सर वो कितना है? सर 2.5 लाख है ना? कोई जवाब ही नहीं देता भैया भाई। अच्छा आप नजर नहीं आ रहा। लो सर करके देख लीजिए कितना बन रहा है। सॉरी 5
शाबाश। इन दोनों में से हायर लेंगे कि लोअर? सर लोअर लेंगे, शाबाश। ये हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया वर्किंग नंबर 5 में, लोअर 55,155 ये लेस कर दिया। इसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद और कोई डोनेशन का टैक्स क्रेडिट है या किसी और चीज का? नहीं है सर, सिर्फ फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने ले लिया, इसके बाद सिर्फ ये विद होल्डिंग टैक्स वाला है ना सर। अगर कोई और होता डोनेशन वगैरह तो मैं ये लेस करने के बाद लायबिलिटी निकालता और फिर उसके लिए ए इस्तेमाल करता, पता है ना। यहां पर तो है ही नहीं, तो विद होल्डिंग टैक्स। सर कितना है विद होल्डिंग टैक्स? विद होल्डिंग टैक्स है 1.4 मिलियन। लो सर, अब जरा मुझे बताइएगा, मैंने ये वाला टैक्स क्रेडिट भी काट दिया, ये वाला टैक्स, अब कोई चीज ऐसी तो नहीं जो रह गई हो? सर सब कुछ पूरा हो गया। लो सर, टैक्स पेबल आ जाएगा। $522। सर ये पेबल है? सर ये पेबल है जी। सर ये सवाल हम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मैं थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा डिले आ गया था इसकी वजह से कि ऑनलाइन डिले नहीं हो रहा था, या मैंने वो सवाल प्लेस किया। मेरा टारगेट असल में ये है कि आप लोगों को ये अप्रोच सिखाई जाए कि सवाल को पकड़ना कैसे है और हल कैसे करना है। अलबत्ता सर अभी सारी गेम खत्म नहीं हुई, कल इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ में आपको मैं बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। सो अगर मैं अभी 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए, खुद 2 न्यूमेरिकल्स की वीडियो दे रहा हूं, 4 न्यूमेरिकल आप करने एक गो में, इंशाल्लाह पेपर आपका कहीं नहीं जाता, सैलरी हो जाएगा। कल इंशाल्लाह बिजनेस के कराऊंगा और कल इंशाल्लाह बिजनेस भी कवर होगा। आज के लिए इतना ही था मेरे पास। ओवर टू मिस इंशाल्लाह। जी कोई कुछ क्वेश्चंस हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जरा उनको एड्रेस कर दूं, शायद वो आपके काम के भी हों। जी बताइए। वालेकुम सलाम। जी इसका सलूशन पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया, मैं इसकी पीडीएफ क्रिएट करके इसका सलूशन लाजमी प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर हो जाएगा और मैं मैनेजमेंट को भी दे दूंगा कि वो उसमें भी ऐड कर दे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आसानी है। मैंने इंशाल्लाह इसके बाद इमीडिएट जो काम करने हैं उसमें ये वीडियोस और ये इसकी पीडीएफ ही शेयर करनी है इंशाल्लाह इस क्लास के बाद। सर प्रीवियस ईयर का नहीं बताया हुआ फिर तो बहस ही खत्म है। एरियर का मतलब ही होता है पुरानी, तो पुरानी सैलरी पिछले साल की होगी ना, तो आप क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। अगर उसने सवाल में आपको एक सवाल पास पेपर में आया हुआ है, मेरा ख्याल है 2021 में है, उसमें उसने 6 नंबर का सवाल था, उसमें उसने बाकायदा आपको पिछले साल की सैलरी भी दी थी और पिछले साल की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटीज भी बताई थी। और उसने कहा था कि आप बताइए कि ये जो सैलरी है इसको एक्रूअल बेस पर, मतलब आपके पास ऑप्शन होती है ना, अगर पुरानी सैलरी है तो आप चाहें तो एक्रूअल बेस पर टैक्स कर लें, चाहें तो रिसीट बेस पर टैक्स कर लें, तो वो दोनों वर्किंग करके निकालनी थी। आप 2021 के अटेम्प्ट में सैलरी का ये वाला सवाल आया था 6 मार्क्स का, उसको ज़रूर एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर तो आप रिसीट बेस पर कर रहे हैं तो सिंपल कर लेना, ऐड कर देना। और अगर आप एक्रूअल बेस पर कर रहे हैं तो जो अमाउंट आपको पिछले साल से रिलेटेड मिली है उसको पिछले साल की टैक्सेबल इनकम में शामिल करके पिछले साल के मुताबिक टैक्स लाइबिलिटी निकाल के उसको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। यानी आप ये पूछ रहे हैं कि पिछले साल की एरियर को कैसे कैलकुलेट करना है एक्रूअल बेसिस पर, वो जिस साल की सैलरी है उस साल की इनकम में शामिल होगी और उस साल के मुताबिक टैक्स निकलेगा। और
फिर उसको आप कंपेयर करेंगे कि करंट ईयर की सैलरी क्या बन रही है और पिछले मतलब कहाँ पर बेनिफिट आ रहा है ज़्यादा। कैश बेसिस पर अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, आपने उसने पहले ही ऐड किया होगा, दो ऑप्शंस बन जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। हम कह देंगे ऑप्शन 1 इज बेटर। एक ऑप्शन 1 होगी कैश वाली, एक ऑप्शन होगी अक्रूवल वाली, तो जो जिसमें कम आ रहा होगा वो बेटर होगी। नहीं सर रूरल बेस पे करेंगे ना। जी जी रूरल जी बेस पे करेंगे तो जिस तरह एक साल यानी कि पिछला साल है उसकी 6 माह की सैलरी हमें मिल गई, 6 माह की हमें अगले साल में मिल रही है, जी। तो हम उसको सारे यानी कि यही एज्यूम करेंगे ना जो सैलरी मिली पिछले साल की सारी वो हमें इसी साल मिली है 12 माह की। रिसीट बेस पर का मतलब है कि हमें जिस साल वसूल हुई है, और एक रूल का मतलब है कि वो पिछले 6 माह की सैलरी उसी साल की इनकम में ही ऐड करेंगे ना। पहले 6 माह की सैलरी उसे मिली थी 6 लाख, अब 6 माह की उसको सैलरी अगले साल में मिली है लेकिन वो पिछले 6 लाख में ही ऐड होगी। आपको चाहिए कि आप वो एक क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ उसको अटेम्प्ट कर लें, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मेरी किताब का आखिरी सवाल है, उसका सलूशन भी गिवन है। मैं कोशिश कर रहा था अवॉइड करूं लेकिन आपने चौथी बार सवाल किया तो मुझे बताना पड़ रहा है। मेरी बुक में चैप्टर 5 में पास पेपर सेक्शन में सबसे आखिरी सवाल है, उसको देख लीजिए। उस सिर्फ उस प्रोविजन के नंबर कटेंगे, सिर्फ उस प्रोविजन के नंबर कटेंगे, बाकी सारे नंबर मिलेंगे। आपकी टैक्स लायबिलिटी गलत आई है कोई बात नहीं, आपको नंबर मिलेगा, सिर्फ उस प्रोविजन के नंबर कटेंगे। नहीं सर, आपके आपके तहम्मुल का शुक्रिया। अलबत्ता इमीडिएट वेसिनिटी रेजिडेंट के तौर पर यूज हो रही हो तो फिर भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। रेजिडेंस सर इमीडिएट वेसिनिटी में अगर ये किसके पास है, ये जगह है किसके पास, उस जगह कल्टीवेटर के पास है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के पास है। अगर उनके पास है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं रहने के तौर पे तो यस उसका किराया एग्जेम्प्ट होगा। सर अगर कोई डोनेशन पाकिस्तान से बाहर दी हो उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें डोनेशन के बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड है, उसमें ए ओवर बी। सर जी कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड है, ए ओवर बी में कौन सी अमाउंट लगेगी? डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड दोनों केसेस में ए सेम रहेगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में एक टैक्स क्रेडिट आपको बिजनेस पर मिल रहा है, एक टैक्स क्रेडिट आपको कैपिटल गेन पर मिल रहा है, दोनों पर ए सेम रहेगा। अच्छा जी, प्लीज गाइड टॉपिक ट्रांसफर ऑफ एसेट्स सन पे टैक्स ऑन इज सैलरी एंड लेटर ऑन ट्रांसफर टू रिलेटिव, व्हाट टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर। सर असल में देखिए टैक्स इम्प्लीकेशन उसने जिसको दिया है वो रिलेटिव है, अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन एज पर लॉ आ रहा है तो फिर तो जिस बंदे को मिला है उसकी इनकम में शामिल होके टैक्स नहीं होगा। अदरवाइज देखिए हमने इनकम देखनी होती है, जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं क्या उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या नहीं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र से आगे ट्रांसफ़र हो गया है। हम ये जितना भी पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पे इसकी थीम ये है कि इसका असल मालिक कौन है और इससे इस लैंड या इस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली इनकम जो है ये किसकी इनकम में शामिल होगी। लाजमी बात है कि उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया है रिलेटिव को, रिवोक होने से पहले पहले तो फिर तो हो सकता है। वैसे रिवोकेबल हो तो वो उसमें ऑप्शन ही होती है कि वो आफ्टर लाइफ टाइम होगा। सर अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर अलग अलग हेड हैं तो उसका तरीका क्या होगा? सर मैंने जो आपको एग्जांपल कराई है अलग अलग हेड कराए हैं, आपने कैपिटल गेन को अलग कैलकुलेट करना है, उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट, बिजनेस का टैक्स क्रेडिट अलग कैलकुलेट करना है। सर आज के लिए इतना ही था। आप लोग के जितने भी सवाल हैं बिल्कुल परेशान हुए बगैर, इससे ज़्यादा ईज ये हो सकती है कि आप व्हाट्सएप खोलें और उस ग्रुप में क्लिक करके मैसेज करें और जिस तरह आप क्लास में सवाल पूछते हैं बोल के सवाल पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी।
Dear students, Assalamu alaikum. We have completed the third of 5 exam-focused revision session of CAF 2 text practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, icap.cs students. For his devotion and dedication, please give Sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Fourth session will be conducted tomorrow on Thursday, February 16, 2023 at 9:30 a.m. till 1 p.m. Today we have another session on CAF 4 Business Law by Sir Atif Abdi from 2 p.m. to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you very much, sir.